हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में हमने सबसे पहले मेवाड़ स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद हमने दूसरा मारवाड़ स्कूल स्टार्ट किया था और मारवाड़ स्कूल में हमने मारवाड़ की सबसे पहली शैली जोधपुर शैली के बारे में पढ़ लिया था। इसके आगे का आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो जोधपुर शैली के बाद आज हमारा है सबसे पहले बीकानेर शैली। तो पिछला आपने रिवाइज़ कर लिया होगा, आज हम बीकानेर शैली से शुरुआत करते हैं। तो वही सबसे पहले इसमें कुछ एक सामान्य फैक्ट्स, सामान्य विशेषताएं इसकी कि बीकानेर शैली पर एक तो सबसे पहले अन्य कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव की यदि बात करें तो बीकानेर शैली पर अन्य प्रभाव एक तो यहाँ की जो मूल शैली है उसका पड़ा, अर्थात मारवाड़ शैली का या जोधपुर शैली का। एक तो जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ा और दूसरा यहाँ पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। आपको पता है कि बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह थे वो मुगल बादशाह अकबर के मनसबदार थे। तो इस कारण राय सिंह के समय ही बीकानेर चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी। तो राय सिंह अकबर के मनसबदार थे, तो इस कारण उस समय यहाँ के चित्रों में, बीकानेर शैली के चित्रों में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखना ये बात। आप ये साइड में कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि मुगल प्रभाव पड़ने का अर्थ क्या है, फिर उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। आप लिख सकते हो कि राय सिंह जो थे वो अकबर के मनसबदार थे, इस कारण यहाँ पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है बीकानेर शैली में। तो ये हुआ बीकानेर शैली पर प्रभाव। इसके बाद स्वर्ण युग, कि बीकानेर शैली का स्वर्ण युग कौन से शासक का, कौन से महाराजा का समय कहा जाता है। तो बीकानेर शैली को दो और अन्य नामों से पुकारा जाता है, उसकी बात करते हैं। उससे पहले, स्वर्ण युग से पहले, बीकानेर शैली को एक तो उस्ता शैली भी कहा जाता है, उस्ता शैली, और एक मथेरणा शैली, दो नाम पुकारे जाते हैं बीकानेर शैली के। बीकानेर शैली को उस्ता शैली या मथेरणा शैली भी कहा जाता है। उस्ता अर्थात यहाँ के बीकानेर के महाराजा जो अनूप सिंह थे, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुस्लिम चित्रकारों को अपने क्षेत्र में लेकर के आए थे चित्र बनवाने के लिए। अपने समय के लाहौर से मुस्लिम चित्रकारों को बीकानेर लेकर के आए यहाँ के महाराजा अनूप सिंह। तो वो जो मुस्लिम चित्रकार थे वो यहाँ पर उस्ता कहलाए। उनको लाहौर में, वहाँ पाकिस्तान में उस्ताद बोला करते थे। तो वो यहाँ आकर उस्ताद से फिर उस्ता हो गए और उन्होंने जो चित्र बनाए, जो चित्रकला की शैली उन्होंने विकसित की, उसको उस्ता शैली कहा गया। तो बीकानेर शैली को उस्ता शैली कहा जाता है। और यहाँ पर मुस्लिम चित्रकारों के अलावा कुछ जैन चित्रकार थे जो जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे। राजा महाराजाओं के भित्ति चित्र उन्होंने बनाए। उन चित्रकारों को मथेरणा बोला जाता था और उन चित्रकारों ने जो शैली विकसित की चित्र बना करके, उसे फिर मथेरणा शैली बोला गया। तो ये है मथेरणा शैली। तो बीकानेर शैली में दोनों ही नाम हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, उस्ता शैली और मथेरणा शैली। तो मैंने आपको बताया कि बीकानेर शैली में यहाँ के जो महाराजा अनूप सिंह थे वो उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेकर के आए और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चित्र बनवाए। तो स्वर्ण युग में जो हम बात करेंगे, तो स्वर्ण युग यहाँ पर रहा वो यहाँ के महाराजा अनूप सिंह का ही समय रहा। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता कलाकार आए तो इन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए। तो अनूप सिंह के समय ये स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये बात करें तो कौन से पेड़ की या वृक्ष की ज़्यादा चित्रांकन हुआ है, या फिर रंग की बात करें, बेसिक फैक्ट्स हम देख रहे हैं। तो जो हमने जोधपुर में देखा वही यहाँ पर आम के पेड़ का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है और रंग वही पीला, जो कि सेम जोधपुर में था वही है, आम और पीला। पशु पक्षी की बात करें तो वही जो जोधपुर में थे, जोधपुर शैली में जिन पशु पक्षियों का हमने जिक्र किया, जैसे ऊँट, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है तो ऊँट होगा, ऊँट का चित्रांकन होगा। उसके बाद घोड़ा, कौवा, चील आदि, इन सभी पशु पक्षियों का चित्रांकन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ। ये हमने कुछ सामान्य फैक्ट्स देखे। इसके बाद नारी नेत्र की बात करें, नारी सौंदर्य पर चित्रण राजस्थानी चित्रकला की एक मुख्य विशेषता है। तो नारी नेत्र, बीकानेर शैली में जो नारी के चित्र बने हैं, स्त्रियों के चित्र बने हैं, उनमें नेत्र किसके समान दिखाए गए हैं, तो हिरण के समान, हिरण की आंखों के समान नारी के नेत्र दिखाए गए हैं, जिसे बोलते हैं मृगनयनी। तो हिरण के समान नारी के नेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये हमने देखे कुछ एक सामान्य फैक्ट्स इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एक आध क्वेश्चन, जैसे अगर कोई बहुत डीप, जैसे RS प्री जैसे एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन बना कि निम्न में से कौन सी बीकानेर शैली की विशेषता नहीं है, तो वहाँ पर इन बातों का यूज़ हो सकता है। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी बीकानेर शैली की विशेषता नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ये डाल देगा कि बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ये बात तो गलत है। तो उसका आंसर यही होगा
क्योंकि बीकानेर शैली पर हम जानते हैं कि मुगल प्रभाव देखने को स्पष्ट देखने को मिलता है राय सिंह के कारण। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम में आ सकती है। अन्यथा डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि बीकानेर शैली में किस पेड़ की ज़्यादा चित्रांकन हुआ या बीकानेर शैली में नारी नेत्र किसके समान हैं। का थोड़ा पुराना हो गया ये ट्रेंड पूछने को, कोई छोटे बिल्कुल छोटे एग्जाम में फिर भी शायद पूछ ले। तो ये आप बेसिक बातें थोड़ा 50-50 है, आप याद रखना। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है चित्रों की, कि यहाँ पर चित्र मुख्य कौन कौन से देखने को मिलते हैं। चित्र यहाँ पर बीकानेर शैली में कौन कौन से चित्र बने, इंपॉर्टेंट जो चित्र हमें याद रखने हैं। तो एक तो यहाँ पर जो बीकानेर शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र है वो है भागवत पुराण का चित्र। भागवत पुराण पर कुछ चित्र बने हैं, तो वो चित्र जो है भागवत पुराण के चित्र बीकानेर शैली के सबसे प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। राय सिंह के समय बने थे, क्योंकि राय सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी चित्रकला की, लेकिन स्वर्णयुग अनूप सिंह का समय, ये याद रखना। भागवत पुराण का चित्र एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नायिका भेद मैंने आपको बताया था कि नायिका भेद अर्थात यहाँ पर नायिका की, स्त्री की, नारी की जो मनोदशा है उसको चित्र में व्यक्त करना, कि यदि वो बहुत ही खुश में है, सुखी है, तो अलग तरीके से उसका चित्रांकन किया गया है। वो अपने प्रेमी के या पति के दुख में है तो उसका अलग तरीके से चित्रांकन किया गया है। तो ये जो नायिका भेद होता है अलग अलग प्रकार से, उसकी मनोदशा के हिसाब से, यहाँ पर किस प्रकार का बीकानेर शैली में किस प्रकार का नायिका भेद किया गया है। तो यहाँ पर वासक सज्जा नायिका, अर्थात बीकानेर शैली की जो नायिका है वो वासक सज्जा है। वासक सज्जा नायिका कौन सी है? ये नायिका श्रृंगार करती हुई दिखाई गई है, मेकअप कर रही है ये नायिका, स्त्री को श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है बीकानेर शैली में, वासक सज्जा नायिका जिसे बोला गया है। एक इंपॉर्टेंट चित्र बीकानेर शैली में है 12 मासा। ये चित्र, ये एक चित्र नहीं है, ये एक चित्रकला का सब्जेक्ट है कंप्लीट राजस्थान चित्रकला में, और एक अकेली बीकानेर शैली में नहीं बना है, अलग अलग अनेक शैलियों में इसके चित्र बने हैं। जैसे मैंने आपको कल रागमाला बताया था कि रागमाला का जो चित्रांकन है वो, रागमाला क्या है, एक सब्जेक्ट है चित्रकला का, जो संगीत पर आधारित चित्र बनते हैं, वो रागमाला था। इसी प्रकार ये 12 मासा जो है ये भी चित्रकला का एक सब्जेक्ट है। सभी शैलियों में इस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बने हैं। 12 मासा का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार के इसमें चित्र बनते हैं? तो 12 मासा अर्थात 12 महीने वर्ष के, जो हिंदी महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये वाले सारे हिंदी महीने, और 6 ऋतुएं, जो 6 हमारे सारी ऋतुएं होते हैं, बसंत शीत ग्रीष्म, सारी की सारी 6 ऋतुएं और 12 महीने, इनको चित्रांकन किया गया है। 12 महीनों और 6 ऋतुओं को चित्रांकन करने का मतलब कि इन समय में किस प्रकार की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अर्थात ऋतुएं किस प्रकार की होती है। जैसे बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु का जो दृश्य दिखाया गया है चित्रों में उसे बोला गया है 12 मासा। यहाँ पर एक विशेषता और है 12 मासा में कि प्रकृति का तो चित्रण किया ही गया है, प्लस प्रकृति के साथ नारी सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। जैसे यदि बागों में, जैसे झूलों पर यदि महिलाएं झूल रही है, सावन महीने की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर उन महिलाओं का भी सौंदर्य दिखाया गया है, उसके साथ प्रकृति का भी सौंदर्य किया गया है, प्रकृति को भी एकदम सुंदर रूप में दिखाया गया है। तो ये है 12 मासा। बीकानेर शैली में 12 मासा का चित्रण हुआ है, अच्छा खासा चित्रण हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो प्रसिद्ध, सबसे बड़ा 12 मासा है वो है यहाँ बीसल देव जो थे, विग्रहराज चतुर्थ, उनके समय जो 12 मासा का चित्रांकन हुआ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी पत्नी राजमती के समय का। ऐसे ही आप याद रखिए, लेकिन बीकानेर शैली में आपको याद रखना है कि जो 12 मासा है इसका चित्रांकन हुआ है। तो ये हमने देखे बीकानेर शैली के कुछ चित्र। अब इसके चित्रकार देखते हैं कि बीकानेर शैली में चित्रकार कौन कौन से हुए। तो मैंने आपको बताया कि अनूप सिंह यहाँ पर उस्ता चित्रकारों को लेकर के आए, तो जो चित्रकार हैं वो यही है, उस्ता चित्रकार हैं। मुस्लिम चित्रकार थे सारे के सारे। तो यदि किसी शैली में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सारे के सारे मुस्लिम चित्रकार यदि दे दिए जाएं, तो आप बीकानेर शैली टिक कर देना देख करके। चित्रकारों के नाम है रजा हसन, अली, रुकमुद्दीन और शाह मोहम्मद। ये कुछ चित्रकारों के नाम मिलते हैं। ये सारे के सारे उस्ता चित्रकार हैं। और 2 मथेरना चित्रकारों के भी नाम याद रख लीजिएगा। ये दोनों मथेरना चित्रकार है, मथेरना प्रकार के जैन धर्म से संबंधित राजा महाराजाओं के भित्ति चित्र बनाते थे, ये दीवारों पर चित्र बनाते थे, मुन्नालाल और चंदूलाल। ये 2 मथेरना चित्रकार है। ये चित्रकारों के नाम याद रखना। चित्रकारों के नाम आजकल
पूछे जाते हैं, ट्रेंड में हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला, ये अपनी बीकानेर शैली कंप्लीट हुई भी। मारवाड़ स्कूल की दूसरी शैली बीकानेर शैली हमने कंप्लीट की। इसकी सारी विशेषताएं, इसके चित्रकार और अन्य छोटी छोटी फैक्ट्स हमने देखे। एक बार मैं सारी शैलियाँ आपको इसी तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद हम कंप्लीट तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनका, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट शैली राजस्थान की किशनगढ़ शैली। आज का पूरा ही लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको जयपुर शैली भी कराऊंगा ढूंढाड़ स्कूल में। बीकानेर शैली की यहाँ से भी उस्ता कलाकारों का प्रश्न पूछा जाता है। किशनगढ़ शैली तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा आप। 100% आज के लेक्चर में से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, मान के चलिए आप आज के लेक्चर में से क्वेश्चन जरूर आएगा, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ मैं। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं तो सबसे पहले सामान्य बातें कि किशनगढ़ शैली पर प्रभाव कौन कौन सी अन्य शैलियों का पड़ा। तो देखिए, यहाँ के जो शासक थे किशनगढ़ के, सावंत सिंह, जिन्होंने यहाँ की चित्रकला को संपूर्ण रूप से विकसित किया, उनका स्वर्ण युग जो हम कहते हैं। यदि स्वर्ण युग की बात करें पहले कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा, किस शासक का टाइम पीरियड कहलाता है, तो यहाँ के शासक थे सावंत सिंह, जिन्हें नागरी दास भी बोलते हैं। तो सावंत सिंह का जो टाइम पीरियड है वो किशनगढ़ शैली का गोल्डन टाइम, स्वर्ण युग कहलाता है। तो सावंत सिंह जो थे ये कृष्ण भगत थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, पूरा भक्ति में विलीन रहते थे। तो इस कारण से इस शैली के चित्रों में हमें ब्रज प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ता है, जो यहाँ की मुख्य शैली है मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य शैली का प्रभाव तो अन्य उप शैलियों पर पड़ता ही है। मारवाड़ स्कूल हम पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ स्कूल की जो मुख्य सबसे प्राचीन शैली थी वो जोधपुर शैली है। तो जोधपुर शैली का इस स्कूल की अन्य सभी शैलियों पर प्रभाव पड़ेगा। एक ब्रज शैली, एक जोधपुर शैली और एक अन्य विशेष इसमें आप याद रखना कि एक कांगड़ा शैली है। हिमाचल प्रदेश की एक चित्रकला शैली है कांगड़ा शैली, इसका इस पर प्रभाव पड़ा है। किस तरीके से पड़ा है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो प्रभाव इसमें याद रखना, ब्रज का प्रभाव पड़ा है जोधपुर का, और कांगड़ा शैलियों का प्रभाव किशनगढ़ में पड़ा है। किशनगढ़ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वर्तमान अजमेर में है, लेकिन मारवाड़ के चित्रों में इसमें समानता मिलती है मारवाड़ के चित्रों के साथ, इस कारण इसे मारवाड़ स्कूल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखे इसके सामान्य फैक्ट। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वृक्ष कि कौन कौन से, किस पेड़ का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है और रंग यहाँ पर कौन सा यूज़ में लिया गया है। तो वृक्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केले का चित्रांकन हुआ है, ये याद रखना आप। और रंगों की बात करें तो सफ़ेद और गुलाबी, दो रंग काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिए गए हैं, सफ़ेद और गुलाबी। नाथद्वारा में भी हमने देखा था कि केले का चित्रांकन हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो रंग हमने लिखे थे वो केले वाले ही, हरा और पीला रंग था। लेकिन किशनगढ़ शैली में पेड़ तो केले का ही है, लेकिन रंग सफ़ेद और गुलाबी है। किशनगढ़ शैली जो है बनी ठनी के कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आपने सुना ही होगा, बनी ठनी के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे सुंदर महिला का चित्र संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुई बनी ठनी, इतना सुंदर चित्र था, आज भी है। तो बनी ठनी के कारण ये प्रसिद्ध हुई। बनी ठनी, सावंत सिंह जो यहाँ के शासक थे, उन्हें बनी ठनी से प्रेम हो गया था। फिर इस प्रेम में इन्होंने निहालचंद चित्रकार से बनी ठनी का चित्र बनवाया। आगे बात करेंगे हम। तो कहने का अर्थ ये है कि जो किशनगढ़ शैली है राजस्थान की, ये प्रेम और भक्ति दोनों का मिलन है। भक्ति अर्थात सावंत सिंह कृष्ण भगत थे और अपने अंत समय में भी ये वृंदावन मथुरा उस क्षेत्र में चले गए और बिल्कुल कृष्ण भक्ति में विलीन हो गए, और इसी प्रकार इनका अंत हुआ। और प्रेम तो बनी ठनी से प्रेम में इन्होंने इसका बिल्कुल राजस्थान की चित्रकला को एक विश्व पर्दे पर ला दिया, विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। तो कहने का अर्थ ये है कि किशनगढ़ की जो शैली है, चित्रकला शैली है, वो प्रेम और भक्ति का एक अनूठा मिलन देखने को मिलता है। वृक्ष और रंग की हमने बात की, केला, सफ़ेद और गुलाबी। सफ़ेद और गुलाबी रंग जो मैंने आपको बताया कि किशनगढ़ शैली में हमें कांगड़ा का प्रभाव देखने को मिलता है, कांगड़ा चित्र शैली से प्रभावित हुई है ये शैली। तो कांगड़ा चित्र शैली अर्थात हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र की शैली है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जो स्त्रियों की सुंदरता के जो चित्र बनाए जाते हैं, नारी सौंदर्य के जो चित्र बनाए जाते हैं, उसमें नारी का रंग हल्का सफ़ेद और गुलाबी का मिक्सचर दिखाया जाता है। तो उसी से प्रभावित होकर यहाँ पर जो चित्र बने हैं उसमें भी नारी की सुंदरता को हल्के सफ़ेद और गुलाबी रंग के मिश्रण से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कांगड़ा का ये प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसके बाद बात करें वृक्ष और रंग के बाद में सामान्य बातें, पशु पक्षी यहाँ पर वही हो जाएंगे सारे जो मारवाड़ में थे, जोधपुर चित्रकला में थे। पशु पक्षी सारे के सारे पशु पक्षी यहाँ पर जो जोधपुर में थे वही सारे पशु पक्षी हो जाएंगे। घोड़ा और
वो सारे ऊँट, घोड़ा, कौवा, चील, वो सारे पशु पक्षी हो जाएंगे सामान्य। और यदि हम बात करें नारी नेत्रों की, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, इसमें थोड़ी शाई ज़्यादा हो गई है। नारी नेत्रों की बात करें तो नारी नेत्र किशनगढ़ शैली में किस प्रकार के हैं? खंजन जैसी आंखें, खंजन पक्षी होता है भाई, खंजन पक्षी के समान आंखें हैं। दूसरा यहाँ पर, या फिर बोलें तो कमल की पंखुड़ियों के समान, कमल का जो फूल होता है, कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें या फिर खंजन पक्षी के समान आंखें, इस प्रकार की यहाँ पर नारी नेत्र की सुंदरता दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर आंखें हैं, बड़ी ठणी की, मैं जिसके चित्र की बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर आंखें हैं, खंजन पक्षी के समान आंखें हैं, बिल्कुल ऐसे कर्णांत आंखें हैं, ऐसे पूरी कान तक इनकी बोहें हैं और काफ़ी सुंदर आंखें हैं। आप चित्र देखना नेट से, बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर चित्र है वो, एक चश्म चित्र है। खंजन पक्षी के समान, कमल की पंख के समान आंखें हैं। नारी नेत्रों की हमने बात की। इसके बाद यहाँ के चित्र और चित्रकार देखते हैं। ये तो थे सारे के सारे बेसिक फैक्ट्स। चित्रों की बात करें तो यहाँ पर चित्र कौन कौन से बने हैं? काफ़ी चित्र हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखने वाले। एक तो सबसे पहले बनी ठणी तो है ही, बनी ठणी की स्टोरी अभी बताऊंगा मैं आपको, बनी ठणी। इसके बाद यहाँ की जो नायिका है वो किस प्रकार की है, नायिका भेद जो हम सभी शैलियों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार का नायिका भेद है? यहाँ पर है स्वाधीन भात्रिका, स्वाधीन भ्रातृका नायिका। ये नायिका कैसी है? ये स्वाधीन अर्थात ये अधिक सुंदर होने के कारण, इसको एक तो सुंदरता का घमंड है, दूसरा अधिक सुंदर होने के कारण ये स्वाधीन भी है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये दूसरों को ही अपने दबाव में लेती है। तो इसका जो प्रेमी है, जो इसका पति है, वो इसके दबाव में है और ये आराम से सो रही है और वो इसके पैर दबा रहा है। तो ये है स्वाधीन भ्रातृका नायिका किशनगढ़ शैली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। इसके अलावा और यहाँ पर काफ़ी चित्र बने हैं, जैसे बनी ठणी तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये मैंने नायिका भेद बता दिया। इसके बाद यहाँ पर बना है चांदनी रात पर चित्र बना है, चांदनी रात की संगोष्ठी जिसे बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी याद रखना कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला में चांदनी रात पर चित्र बना है। चांदनी रात पर चित्र बना है किशनगढ़ शैली में। इसके बाद एक चित्र बना है कि भंवरे मंडरा रहे हैं, फूलों पर भंवरे मंडराते हुए, बाग में, बगीचे में फूलों पर भंवरे मंडराते हुए चित्र बना है। एक चित्र बना है जिसमें सरोवर, सारा का सारा सरोवर है, जो तालाब है छोटा, वो फूलों से ढक गया है, तो पुष्प से ढका हुआ तालाब। पुष्प से ढके हुए तालाब के चित्र देखने को मिलते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी, भंवरे मंडराते हुए, पुष्प से ढका हुआ तालाब, स्वाधीन भ्रातृका यहाँ की नायिका है, बनी ठणी यहाँ का सबसे विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तो ये काफ़ी चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बनी ठणी की बात करते हैं तो बनी ठणी कौन थी? बनी ठणी इसका नाम नहीं है, बनी ठणी तो इसको उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है सावंत सिंह के द्वारा, नागरी दास के द्वारा। बनी ठणी बोलते हैं ना, जो ज़्यादा एकदम सुंदर हो, बहुत ज़्यादा तैयार होकर घूमे, उसे बोलते हैं कि ये तो बनी ठणी घूम रही है, तो बनी ठणी इसको बोलते हैं। बनी ठणी कन्या थी एक, इसका वास्तविक नाम था रसिक बिहारी। रसिक बिहारी किशनगढ़ का जो शासक था, उसके दरबार में एक बार ये नाचने गाने वालों का समूह आया हुआ था। उसमें ये एक नाचने वाली थी जिसका नाम था, सही नाम था रसिक बिहारी। तो इसका नृत्य और इसका रूप देख करके यहाँ के जो शासक थे सावंत सिंह, वो इस पर मोहित हो गए। इसका जो मुखमंडल था, इस पर जो आभा थी इसके मुखमंडल पर, बनी ठणी के मुखमंडल पर, उससे इतना प्रभावित हुए कि इसके प्रेम में पड़ गए और इसको उसी समय विवाह का प्रस्ताव दे दिया, प्रणय प्रस्ताव दे दिया। तो इसके बाद बनी ठणी से इनका लगन हुआ और सावंत सिंह अपने अंत समय में बिल्कुल कृष्ण भक्ति में विलीन हो गए। प्रेम भी इनको ऐसा प्रेम हुआ जो बिल्कुल सच्चा प्रेम, एकदम जिसमें भक्ति हो, ऐसा प्रेम इनको हुआ। तो इसी कारण मैंने आपको बताया कि किशनगढ़ शैली में हमें प्रेम और भक्ति का अनूठा मिलन देखने को मिलता है। ये है बनी ठणी। बनी ठणी का चित्रकार की बात करते हैं अब यहाँ पर, ये सारे इसके चित्र हुए। चित्रकारों की बात करें तो जिसने बनी ठणी को बनाया वो चित्रकार मैंने आपको बताया, उसका नाम है निहाल चंद। ये हम चित्रकार देख रहे हैं किशनगढ़ शैली में। जो चित्रकार आपको याद रखने हैं, एक तो निहाल चंद, दूसरा अमरचंद, एक यहाँ पर और चित्र देखने को मिलता है जिसे अमरचंद ने बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था, सॉरी, उसे भी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना, सांझी लीला जिसे बोलते हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है।
यहाँ के दोनों ही निहाल चंद ने बनाए, एक तो बनी ठनी और दूसरा सांझी लीला। सांझी लीला क्या चित्र है, इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा के कपड़े पहने हुए हैं। सांझी लीला ऐसा चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा के कपड़े पहने हुए हैं। सांझी लीला दोनों चित्र निहाल चंद चित्रकार ने बनाए। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, अमरचंद, इसके अलावा और भी कुछ चित्रकार हैं यहाँ पर, धन्ना, छोटू, एक दो नाम हो रहे हैं याद रखना, क्योंकि 4-5 नाम एक साथ देकर के वो पूछता है कि ये कौन सी शैली के हैं। वैसे तो 4-5 नाम एक साथ देकर के पूछेगा, तो यदि ये नाम देगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि सभी उसी शैली के हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जितने नाम आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए वो मैं बता देता हूँ। निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, छोटू, एक यहाँ पर है बदन सिंह, एक है नानक राम, और इसके बाद एक है लाडली दास। ये चित्रकारों के नाम याद रखना, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सावंत सिंह का समय गोल्डन पीरियड था किशनगढ़ शैली का, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा चित्र बनाए। बनी ठनी उन्हीं के समय बना, निहाल चंद के द्वारा बना। बनी ठनी के बारे में कुछ एक और विशेष बातें करते हैं, सामान्य फैक्ट्स देखते हैं बनी ठनी पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में और आगे भी आते रहेंगे। बनी ठनी क्योंकि इसने राजस्थान की चित्रकला को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया, फेमस कर दिया पूरा। बनी ठनी के बारे में और बात करते हैं। बनी ठनी या फिर किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशनगढ़ शैली के बारे में लोगों को किसने बताया, इसको आगे कौन लेकर के आया? तो एक नाम मिलता है, चित्रकार विशेषज्ञ हैं, चित्रकला विशेषज्ञ, फैयाद नहीं है, फैयाज अली, और एक इटली के चित्रकला विशेषज्ञ थे एरिक डिंकसन। इन दोनों का नाम मिलता है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। फैयाज अली ये अजमेर के चित्रकला विशेषज्ञ हैं और एरिक डिंकसन ये इटली के थे। तो एरिक डिंकसन ने क्या कहा, जब ये इटली के हैं तो इटली में आपको पता है कि विश्व की सबसे जो अधिक चर्चित और सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है किसी का, महिला का चित्र, मोनालिसा, वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध किसी महिला का चित्र है, बहुत खूबसूरत है मोनालिसा। तो मोनालिसा से इसकी तुलना की है बनी ठनी की एरिक डिंकसन ने। एरिक डिंकसन ने क्या कहा है, जो ये कि बनी ठनी है ये तो भारत की मोनालिसा है। इन्होंने बोला है कि ये इतनी सुंदर चित्र है कि बनी ठनी को इन्होंने भारत की मोनालिसा कहा है। बिल्कुल मोनालिसा जैसी सुंदर है, ऐसे इसकी तुलना की है मोनालिसा के साथ एरिक डिंकसन ने। इटली के थे खुद ही, इटली में ही मोनालिसा चित्र बना था। फैयाज अली दूसरा नाम है इसको प्रकाश में लाने का। बनी ठनी पर भारत सरकार ने 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया, याद रख लेना। भारत सरकार ने 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट बनी ठनी चित्र पर जारी किया है। तो ये हमने देखा कंप्लीट किशनगढ़ शैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट शैली है, एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन इस शैली से आता ही आता है। अब बात करते हैं आगे मारवाड़ स्कूल में जो दो छोटी शैलियाँ और रह गई, एक नागौर शैली और दूसरी जैसलमेर शैली। दोनों को एक साथ में ही देख लेते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी बस एक दो बातें हैं, इनमें क्वेश्चन आने की संभावना कम है। नागौर शैली और जैसलमेर शैली। नागौर शैली में आपको क्या याद रखना है कि नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में जितने भी किसी भी शैली में जो भी चित्र बने हैं सबसे ज़्यादा गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिर्फ नागौर शैली ऐसी है जहाँ पर बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा एक यहाँ पर बात है कि यहाँ पर वृद्ध चेहरों का भी चित्रांकन हुआ है। यहाँ के चित्रों में बूढ़े चेहरे दिखाए गए हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ दिखाई गई है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूंछ दिखाई गई है, अर्थात वृद्ध चेहरे दिखाए गए हैं। एक और यहाँ पर फैक्ट है कि नागौर चित्रकला शैली में जो हमें देखने को मिलता है, बाकी सारी बातें सेम ही रहेगी। यहाँ पर पशु पक्षी जो पूरे संपूर्ण मारवाड़ स्कूल में चल रहे हैं वही रहेंगे सेम। यहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं भित्ति चित्र बने हैं नागौर में राजा महाराजाओं के। नागौर का जो किला है अहिछत्रगढ़, अहिछत्रपुर का, उस किले में जो बादल महल है जहाँ पर जोधपुर के अमर सिंह राठौड़ ने शासन किया था, उस बादल महल की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो ये भित्ति चित्र भी नागौर की विशेषता है, वृद्ध चेहरे दिखाए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो इसमें से ये पूछ सकता है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है, बस और कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर।
जैसलमेर की शैली में यदि बात करें तो यहाँ पर एक तो बात ये देखने को मिलती है कि जैसलमेर चित्रकला पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई बाह्य प्रभाव नहीं। जैसलमेर जैसा था वैसा का वैसा ही चित्र बना दिया इन्होंने, कोई बाह्य प्रभाव नहीं। राजस्थान की एकमात्र चित्रकला शैली है जिस पर किसी भी बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा चित्र यहाँ पर बने वैसे के वैसे अपने ही क्षेत्र में छोटे छोटे चित्र इन्होंने बनाए, कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा। तो कोई बाह्य प्रभाव नहीं। दूसरा, यहाँ पर चित्र किसके बने, तो एक चित्रों में याद रखना कि मूमल के चित्र बने। मूमल के बारे में कल बताया था मैंने, जैसलमेर की राजकुमारी थी लोद्रवा की। तो मूमल की अगर सीधा क्वेश्चन आया कि मूमल के चित्र किस चित्रकला शैली में बने, तो आपको लिखना है जैसलमेर शैली। यदि मूमल महेंद्र का पूछे दोनों की जोड़ी के चित्र बने हैं तो वो जोधपुर शैली में बने हैं, ये याद रखना है अंतर आपको। अकेली मूमल के चित्र जैसलमेर शैली के प्रसिद्ध हैं और मूमल महेंद्र के चित्र दोनों के साथ एक साथ चित्र जोधपुर शैली में। तो ये नागौर और जैसलमेर शैली, ये हमने मारवाड़ स्कूल कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं ढूंढाड़ स्कूल की ओर, आमेर और जयपुर वाला। तो ढूंढाड़ स्कूल में हम देखते हैं तीसरा स्कूल अपना, सबसे पहले मेवाड़ स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद मारवाड़ स्कूल देखा, अब करते हैं ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में सबसे प्राचीन शैली ढूंढाड़ स्कूल की आमेर शैली। आमेर शैली की चर्चा करते हैं। तो सामान्य बातें सबसे पहले कि आमेर शैली पर किसका प्रभाव पड़ा, अन्य शैलियों का, किसी अन्य शैली का प्रभाव। तो आमेर शैली पर प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ा। मुगल प्रभाव हमने देखा और भी अन्य शैलियों पर थोड़ा थोड़ा पड़ा है, लेकिन यदि पूछा जाए कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ा, तो वो है आमेर शैली। मुगल प्रभाव भी सर्वाधिक। इसका लॉजिक क्या है, किस कारण से सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा? क्योंकि आमेर रियासत सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, अकबर का ससुराल था आमेर, तो सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ेगा तो आमेर रियासत पर ही पड़ेगा, आमेर शैली में पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद स्वर्ण युग की बात करें, स्वर्ण युग की यदि बात करें तो एक तो राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह, जो जयसिंह प्रथम थे, इन दोनों का ही टाइम स्वर्ण युग माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा चित्र बने इन दोनों के समय में। जयसिंह फर्स्ट को आप एक और कारण से याद रखना कि इनके टाइम को स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जयसिंह प्रथम ने यहाँ पर एक कला केंद्र स्थापित किया आमेर में, सूरत खाना नाम से कला केंद्र बनवाया, सूरत खाना, जहाँ पर बैठ करके चित्रकार चित्र बनाते थे। जैसे मैंने मेवाड़ में आपको कल बताया था, या शायद मैं बताना भूल गया कल, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। मेवाड़ में जो जगत सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने चितेरोरी ओवरी नाम से एक चित्रशाला बनवाई थी, कला केंद्र बनवाया था, जहाँ पर एक साथ में 50 चित्रकार बैठ करके चित्र बनाते थे, जिसे बोलते थे चितेरोरी ओवरी। मेवाड़ के राजमहल में बनाया था, उदयपुर के राजमहल में जगत सिंह फर्स्ट ने चितेरोरी ओवरी, जिसको बोलते हैं तस्वीरारो कारखानों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखना आप, चितेरोरी ओवरी या फिर तस्वीरारो कारखानों जिसे बोलते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली में। उसी प्रकार का आमेर में जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था सूरत खाना, कला केंद्र है ये भी। इस कारण से जयसिंह फर्स्ट का टाइम पीरियड भी स्वर्ण युग में गिना जाता है और मानसिंह का तो है ही, इन्होंने काफ़ी चित्र बनवाए, स्वर्ण युग। इसके बाद बात करते हैं वृक्ष और रंग कि यहाँ पर कौन से पेड़ों का ज़्यादा चित्रांकन हुआ और रंग कौन सा उपयोग में लिया गया। तो पेड़ों की बात करें तो बड़ और पीपल, इन दोनों पेड़ों का ज़्यादा चित्रांकन हुआ। कंप्लीट ढूंढाड़ स्कूल में यही पेड़ चलेंगे दोनों, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। इसके बाद जयपुर शैली है, अलवर शैली है, उनियारा शैली है, सभी शैलियों में इन्हीं दोनों पेड़ों का जिक्र होगा, वृक्ष और रंग में। और रंगों की यदि बात करें तो आमेर शैली में एक तो हरा रंग प्रयोग में लिया गया है और दूसरा एक विशेषता है भाई, ये आपको याद रखना है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। जो नेचुरल कलर होते हैं, गेरू और जो हल्के कलर होते हैं जैसे हल्का ब्राउन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो आमेर चित्रकला शैली में ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। इसके अलावा हरा रंग देखने को मिलता है, ये रंग याद रखना आमेर चित्रकला शैली में। इसके बाद बात करें तो पशु पक्षी, यहाँ पर कौन से पशु पक्षियों का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है आमेर शैली में। तो पशु पक्षियों की बात करें तो घोड़ा और मोर,
2 पशु पक्षियों का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। इसके अलावा नारी नेत्रों की बात करें कि नारी के नेत्र, नारी सौंदर्य जो है किस प्रकार से दिखाया गया है। नारी नेत्र जो जैसा कि मेवाड़ में था, मछली के समान आंखें, ठीक है, मछली के समान आंखें। तो एक तो वृक्ष, एक पशु पक्षी और एक नारी नेत्र, ये तीनों ही कंप्लीट ढूंढाड़ स्कूल में सेम चलेंगे। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा सभी शैलियों में समान है ये। घोड़ा और मोर पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है कंप्लीट ढूंढाड़ स्कूल में। नारी नेत्र मछली के समान दिखाए गए हैं और पेड़, बड़ और पीपल का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है कंप्लीट ढूंढाड़ स्कूल में। उसके अलावा जो अलग अलग बातें हैं वो हम करेंगे। तो ये था आमेर शैली के कुछ सामान्य बेसिक फैक्ट्स। अब हम आगे देखते हैं इसकी चित्र और चित्रकार, जहाँ से क्वेश्चन आता है आमेर शैली में चित्र किस किस प्रकार के बने। तो चित्र देखते हैं भाई, आमेर शैली में चित्र। तो आमेर शैली में एक चित्र देखने को मिलता है यशोधरा चरित्र। इसके चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। 4-5 नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। यशोधरा चरित्र, एक है आदि पुराण, एक है 12 मासा का भी चित्रण हुआ है भाई। यहाँ पर 12 मासा मैंने आपको बताया था ना बीकानेर शैली में, 12 मासा में किस प्रकार के चित्रण होते हैं। तो इसमें भी आमेर शैली में भी 12 मासा का चित्रण हुआ है। आदि पुराण, यशोधरा चित्र, रज्मनामा, एक रसिक प्रिया, ये कुछ चित्र हैं जो आमेर शैली में बने हैं। चित्रकार में बस एक ही चित्रकार का नाम याद रखना है आमेर शैली में, जिसका नाम है पुष्पदत्त। एक ही नाम याद रख लेना। अगर चित्रकार का नाम आएगा आमेर शैली में तो यही नाम आएगा बस। इसने काफ़ी ज़्यादा चित्र बनाए आमेर शैली में, पुष्पदत्त इसका नाम है। तो ये हमने देखा आमेर शैली, ये चित्र हैं, ये चित्रकार हैं और कुछ सामान्य फैक्ट्स। सबसे प्राचीन शैली है ढूंढाड़ स्कूल की। इसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट ढूंढाड़ स्कूल में हम जयपुर शैली की। जयपुर शैली से क्वेश्चन आता है। जयपुर शैली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आमेर शैली की तुलना में। दूसरी शैली ढूंढाड़ स्कूल की जयपुर शैली। जयपुर शैली में सबसे पहले प्रभाव, इस पर किस अन्य शैली का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात है सेम आमेर शैली की जैसे ही कि मुग़ल प्रभाव ज़्यादा पड़ा। आमेर के बाद ही तो जयपुर की स्थापना हुई। आमेर रियासत पहले चल रही थी, उसके बाद 18वीं शताब्दी में जयपुर की स्थापना हुई। तो जयपुर की चित्रकला शैली पर भी मुग़ल प्रभाव देखने को मिला। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा मुग़ल प्रभाव राजस्थान की किस शैली में देखने को मिलता है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, आमेर शैली उसका राइट आंसर होगा। यदि आमेर शैली ना हो तो जयपुर शैली हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुग़ल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें स्वर्ण युग, कौन से राजा का टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र बने, तो प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो थे उनके समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र बने। प्रताप सिंह जो ब्रजनिधि नाम से कविताएं भी लिखते थे। इनके दरबार में 22 कवियों का एक समूह भी था जिसे गंधर्व 22 बोलते थे। ये कुछ बातें हैं प्रताप सिंह के बारे में। तो प्रताप सिंह का टाइम पीरियड स्वर्ण युग माना जाता है। जयपुर शैली में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चित्र बनवाए। नेक्स्ट, वो सारी चीज़ें सेम ही है भाई जो आमेर स्कूल में, पूरे ढूंढाड़ स्कूल में सेम है। पशु पक्षी वही, घोड़ा और मोर का चित्रांकन ज़्यादा हुआ है। और पेड़, तो पेड़ यहाँ पर वही, बड़ और पीपल का ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। नारी नेत्र, तो मछली के समान आंखें हैं यहाँ की नारियों में। उसके बाद रंगों की बात करें तो रंग अलग है इस बार। रंग एक तो हरा ही है, इसके अलावा हाशिए पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए पर जो हाशिया होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि ईरानी शैली में बसलो चित्रण होता है, लेकिन राजस्थान की चित्रकला में अधिकांश जगह हाशिए पर रंग फिल कर दिया गया है, कलर फिल कर दिया गया है। तो हाशिए पर जयपुर शैली में लाल रंग भरा गया है। तो ये हुई इसकी सामान्य बातें। अब जयपुर शैली के चित्र और कुछ चित्रकार। तो जयपुर शैली में चित्र देखते हैं कौन कौन से चित्र बने। तो एक तो यहाँ की नायिका की बात करते हैं सबसे पहले। तो जयपुर शैली की नायिका किस प्रकार की है, तो जयपुर शैली की जो नायिका है वो है रूप गर्विता नायिका। रूप गर्विता अर्थात जिसको अपने रूप पर गर्व है, इसको भी अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर घमंड है।
अधिक सुंदर नायिका होने के कारण, तो ये नायिका भी रूप गर्विता नायिका है जयपुर शैली में। इसके अलावा जयपुर शैली की एक मुख्य विशेषता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी मैंने आपको बताया कि जयपुर शैली इंपॉर्टेंट है, तो जयपुर शैली में व्यक्ति चित्र काफ़ी बने हैं। दूसरा, व्यक्ति चित्र भी किस प्रकार के, तो आदमकद चित्र बने हैं यहाँ पर। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जयपुर शैली में। व्यक्ति चित्र अर्थात स्त्रियों पुरुषों के काफ़ी ज़्यादा चित्र बने हैं, उसमें भी पुरुषों के ज़्यादा चित्र बने हैं। हम कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला में बात करते हैं कि नारी सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा चित्र बने हैं, लेकिन यदि पुरुषों की सुंदरता पर पुरुषों के ज़्यादा चित्र किसी शैली में बने हैं तो वो है जयपुर चित्रकला शैली, ये याद रखना। और आदमकद चित्र अर्थात कंप्लीट बॉडी का चित्र बना है, बिल्कुल सर से लेकर पैर तक कंप्लीट बॉडी को दिखाया गया है चित्र में, पुरुषों की कंप्लीट बॉडी को दिखाया गया है, इसे बोलते हैं आदमकद चित्र। यहाँ के चित्रकार थे एक साहिब राम, साहिबदीन मेवाड़ में थे, साहिब राम थे जयपुर शैली में। साहिब राम ने यहाँ के शासक ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था, आदमकद चित्र, कंप्लीट पोर्ट्रेट जिसे बोलते हैं। तो ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया, काफ़ी फेमस वो चित्र हुआ, आदमकद चित्र बनाया साहिब राम ने। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, चित्रकार में पूछा जाएगा साहिब राम किस चित्रकला से संबंधित है, तो जयपुर शैली से संबंधित है। आदमकद चित्र, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जयपुर शैली की, व्यक्ति चित्र और आदमकद चित्र। नायिका यहाँ की रूप गर्विता नायिका है। इसके अलावा अब चित्रकारों की बात करते हैं। जयपुर शैली में चित्रकार कौन कौन से हुए, एक तो मैंने आपको अभी बताया जो साहिब राम, इसने यहाँ के शासक ईश्वरी सिंह जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ईश्वरी सिंह, उनका आदमकद चित्र बनाया था साहिब राम। इसके अलावा उदयराम, इसके अलावा साहिब राम, उदयराम, सीताराम, राधा कृष्ण, हुक्मा, ये कुछ एक चित्रकार मिलते हैं जयपुर चित्रकला शैली में देखने को, ये याद रखना आप। साहिब राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है साहिब राम के बारे में। तो ये हमने देखा जयपुर चित्रकला शैली, ढूंढाड़ स्कूल की दूसरी शैली। अभी मैं आपको सारी शैलियाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, आपका करवाऊंगा मैं, उसमें आपको सारा अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरी शैली देखते हैं ढूंढाड़ स्कूल की, अलवर शैली। अलवर शैली पर अन्य शैलियों का प्रभाव, तो इस पर काफ़ी अन्य शैलियों का प्रभाव पड़ा। एक तो ईरानी शैली का भी इस पर प्रभाव पड़ा, राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। किस प्रकार से पड़ा अभी बताऊंगा। ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा, इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य शैली है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, आमेर शैली या फिर जयपुर शैली का, और दिल्ली का भी प्रभाव पड़ा। देखिए, ईरानी का प्रभाव पड़ रहा है, दिल्ली का भी प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अन्य शैलियों से प्रभावित हुई है अलवर शैली। दिल्ली अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चित्र बनते थे उनका भी कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली शैली, ईरानी, जयपुर प्रभाव। स्वर्णयुग की बात करें तो स्वर्णयुग कौन से शासक का टाइम पीरियड यहाँ पर है, विनय सिंह। अलवर के शासक विनय सिंह का टाइम पीरियड यहाँ पर गोल्डन टाइम कहलाता है। विनय सिंह वही है जिन्होंने राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध छतरी बनवाई थी, 80 खंभों की छतरी, मूसी महारानी की छतरी विनय सिंह ने बनवाई थी। मूसी महारानी कौन थी, अलवर के ही एक शासक बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी महारानी। तो ये विनय सिंह के बारे में बात है। यहाँ के चित्रों की बात करते हैं, बाकी सारी बातें तो सेम है। अच्छा, रंग, यहाँ पर रंगों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अलवर शैली पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ईरानी शैली में जो मैंने आपको पहले लेक्चर में जो रंग बताए थे कि ईरानी शैली में किस प्रकार के रंगों का उपयोग होता था, नीले और हरे रंगों का, तो नीले और हरे रंगों का ही प्रयोग अलवर शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि इस पर ईरानी प्रभाव है, नीला और हरा रंग। चित्रों की बात कर रहे हैं, चित्र यहाँ पर किस प्रकार के बने हैं ईरानी अलवर शैली में। तो अलवर शैली के बारे में एक तो ये बात है कि यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों दोनों के ही काफ़ी निचले दर्जे के चित्र बने हैं। निचले दर्जे के चित्र अर्थात यहाँ पर गणिकाओं के चित्र बने हैं। गणिकाएं अर्थात वेश्याओं के भी चित्र बने हैं अलवर शैली में। वेश्याओं के चित्र बने हैं अलवर शैली में, गणिकाओं के, जो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि जैसे नाच गाने का प्रोग्राम होता है, मुजरा जिसे बोलते हैं, मुजरा चल रहा होता है, इस प्रकार के चित्र बने हैं। जैसे मुजरा चल रहा है, उसमें कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, बीच में चारों ओर कुछ नवाब लोग बैठे हुए हैं, कुछ नृत्यांगनाएं उन्हें पान खिला रही हैं। तो इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं यहाँ पर। काफ़ी निचले दर्जे के चित्र इनको बोला जाता है।
एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में सबसे निचले दर्जे के चित्र देखने को मिलते हैं, तो वो है अलवर चित्रकला शैली में। ठीक है, गणिकाओं के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे गणिकाओं के चित्र के अलावा हाथी दांत पर चित्रण हुआ है भाई अलवर चित्रकला शैली में, हाथी दांत पर चित्रण हुआ है। इसके अलावा योगासन पर चित्रण हुआ है, जो योग की मुद्राएं होती हैं योग और ध्यान की, उस पर भी चित्रण हुआ है। योगासन पर, हाथी दांत पर चित्रण हुआ है, गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं अलवर शैली में। अब यहाँ के चित्रकार, अलवर शैली में चित्रकार कौन कौन से हुए। चित्रों में एक विशेषता और है अलवर शैली में जो आपको याद रखनी है कि अलवर शैली में बसलो चित्रण भी हुआ है। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि हाशिए पर जो चित्र बनाए जाते हैं, ईरानी शैली की विशेषता है हाशिए पर चित्र बनाना, जिसे बोला जाता है बसलो चित्रण। राजस्थानी शैली में हाशिए पर चित्र नहीं बनाए जाते, सिर्फ रंग भर दिया जाता है। जैसा कि जयपुर शैली में हमने देखा कि हाशिए पर लाल रंग भरा गया है, उस प्रकार हाशिए पर यदि बेल बूटे या किसी प्रकार के अन्य प्रकार के छोटे चित्र बना दिए जाएं तो उसे बोलते हैं बसलो चित्रण, जो कि ईरानी शैली की विशेषता है। अब चूंकि अलवर शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा है, तो इस कारण अलवर शैली में भी हमें बसलो चित्रण देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में बसलो चित्रण देखने को मिलता है, तो अलवर शैली में। ठीक है, अब चित्रकारों के नाम देखते हैं अलवर शैली में। चित्रकार कौन कौन से हुए। चित्रकार काफ़ी हैं, यहाँ पर नाम याद रख लेना आप, जैसे गुलाम अली, बलदेव, सहदेव, छोटेलाल, बक्साराम, जमनाराम और सालिग्राम। ये कुछ एक नाम है यहाँ के चित्रकारों के देखने को मिलते हैं। गुलाम अली और बलदेव के बारे में इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि गुलाम अली और बलदेव ने क्या किया था। यहाँ पर गुलाम अली और बलदेव ने एक अरबी इतिहास, अरबी साहित्यकार है एक, जिन्होंने अरबी फारसी भाषा में एक साहित्य लिखा है जिसका नाम है गुलिस्तां। पूरा का पूरा मुस्लिम कल्चर पर आधारित है। गुलिस्तां साहित्य शेख सादी ने लिखा था, ग्रंथ है ये, एक शेख सादी का साहित्य ग्रंथ है गुलिस्तां। इस गुलिस्तां का विनय सिंह ने, अलवर शैली में मैंने आपको बताया ना कि अलवर शैली का गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा था, यहाँ के राजा विनय सिंह का टाइम। तो विनय सिंह ने शेख सादी के इस ग्रंथ गुलिस्तां का हिंदी अनुवाद करवाया, गुलाम अली और बलदेव के द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया विनय सिंह के समय, और फिर इस पर चित्रण किया गया गुलिस्तां पर। तो गुलिस्तां ग्रंथ पर चित्रण किया गया गुलाम अली और बलदेव के द्वारा, शेख सादी का ये ग्रंथ था। ये बातें याद रखनी है। तो ये हुई अपनी अलवर शैली कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम शैली यहाँ की, उनियारा शैली। उनियारा शैली में भी बस एक दो बातें हैं याद रखने वाली। उनियारा शैली की बात करते हैं। उनियारा क्या है। उनियारा वर्तमान अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट टोंक में है, और रियासतकालीन समय में उनियारा कछावा शासकों की जो नरुका शाखा है, एक कछावा शासकों की नरुका शाखा, उससे संबंधित शैली है। नरुका शासकों ने यहाँ वहाँ पर जो जिस प्रकार के चित्र बनवाए, जो शैली डेवलप की, वो है उनियारा शैला। ये नरुका शासकों की शैली है। नरुका शाखा थी कछावा शासकों की, उनसे संबंधित शैली है ये। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वर्तमान टोंक में है उनियारा। इस पर सबसे ज़्यादा एक तो प्रभाव की बात करें तो उनियारा शैली पर प्रभाव पड़ा है बूंदी शैली का। टोंक बूंदी के निकट ही है वहाँ पर, तो उनियारा पर एक तो प्रभाव बूंदी शैली का पड़ा है। उसके बाद बाकी सारी बातें इसमें सामान्य सेम ही है। चित्रकारों की यहाँ पर चित्र और चित्रकारों की बात करें तो चित्रकार यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। 3 चित्रकारों के नाम मिलते हैं, याद रखना, काशीराम, इसके अलावा मीर बख्श और एक धीमा। ये 3 चित्रकारों के नाम उनियारा शैली में देखने को मिलते हैं। चित्रों की बात करें तो चित्र यहाँ पर किस किस प्रकार के बने हैं, तो एक तो वही पहले मैंने आपको बताया कि 12 मासा का चित्रांकन यहाँ पर हुआ है। रसिक प्रिया, इसका भी चित्रांकन हुआ है जो आमेर में भी था। रसिक प्रिया केशव का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर चित्रण हुआ है रसिक प्रिया।
बारहमासा और दशावतार, विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका चित्रण उनियारा शैली में हुआ है। तो ये हमने देखी उनियारा शैली। तो ढूंढाड़ स्कूल भी अपना कंप्लीट हुआ, तीसरा स्कूल। शेखावाटी शैली और है इसमें, लेकिन उसमें ऐसा कोई विशेष याद करने वाला नहीं है। शेखावाटी की हवेलियों में ज़्यादातर बस भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो ढूंढाड़ स्कूल अपना कंप्लीट हुआ। हमने 3 स्कूल कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। एक अंतिम स्कूल अपना छोटा जिसमें 2 ही शैलियाँ हैं, कोटा स्कूल बचता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो कोटा स्कूल कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद सारी की सारी शैलियों को मैं आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाऊंगा। तुलनात्मक रूप से हम याद करेंगे, कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आसानी से अच्छा याद होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर चित्रकला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।